आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के विषय में, जो कि प्रमुख उदारवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रकार के दल बन चुके थे ना, एक था उदारवादी वर्ग, दूसरा था उग्रवादी वर्ग। जो उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे उनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम अग्रणी नेताओं में से एक था। देखो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो है उदारवादी नेता थे। उन्हीं में से गोपाल कृष्ण गोखले जी भी थे। हमने जो है बाकी नेताओं के विषय में पढ़ लिया है, उनका जीवन परिचय मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप लोग जाइए और उन वीडियोस को देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के विषय में। तो जितने भी उदारवादी नेता थे उनमें ये काफी इंपॉर्टेंट थे, प्रमुख नेता थे, और महात्मा गांधी जी इनको अपना गुरु भी मानते थे। महात्मा गांधी जी के अलावा जो अपने जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना गुरु मानते थे। मतलब कि देखो, जो जिन्ना है जो पाकिस्तान का निर्माण किए, और गांधी, तो गांधी जी और जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे, वो जो हैं इनके गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे, काफी बार पूछा गया है, MG रानाडे। और इनके शिष्य कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी और जिन्ना, और भी काफी सारे नेता जो हैं इनको अपना गुरु मानते थे। तो ये बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति के थे, उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे। और ये क्या क्या थे? मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, एक स्वतंत्रता आंदोलन, एक राष्ट्रवादी नेता थे, समाज सेवी थे, शिक्षा शास्त्री थे। इसके अलावा वित्तीय मामलों में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इसके अलावा ये जो है उस समय में जो विधान परिषद हुआ करते थे, चाहे वो प्रांतीय विधान परिषद हो, चूंकि ये महाराष्ट्र से आते हैं और उस समय महाराष्ट्र बंबई के नाम से जाना जाता था, तो बंबई विधान परिषद के ये सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, मतलब इंपीरियर असेंबली, जो इंपीरियर काउंसिल है, साम्राज्य विधान परिषद, उसके भी ये सदस्य चुने गए थे। तो ये काफी सारी चीजें इनसे संबंधित है और बहुत सारी चीजें जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। बात करें अगर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले जी के जन्म के विषय में, तो इनका जन्म हुआ था 1866 में। कब? 1866 में हुआ था, 9 मई 1866। आप लोग खाली सन याद रखेंगे उतना भी काफी है। 9 मई 1866, रत्नागिरी आज के समय में कहां आता है भाई? रत्नागिरी महाराष्ट्र में है ना। कुछ किताबों में आपको कोल्हापुर भी देखने को मिलेगा। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है 1884 में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली, BA कर लिया इन्होंने 1884 में। और उसके बाद ये जो है क्या करते हैं, MG रानाडे के संपर्क में आते हैं, महादेव गोविंद रानाडे जी के संपर्क में आते हैं स्नातक करने के बाद। ये भी जो है महाराष्ट्र के ही थे, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो रानाडे को, MG रानाडे। तो इनके संपर्क में आते हैं स्नातक होने के बाद। और देखिएगा, जो महादेव गोविंद रानाडे थे ना, इन्होंने एक सभा स्थापित की थी जिसको कहा जाता है दक्कन शिक्षा सभा। क्या कहते हैं? दक्कन शिक्षा सभा, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने स्थापित किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। दक्कन शिक्षा सभा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दोनों आपको याद रखना है। कई बार जो है सीधा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने स्थापित किया ऐसा भी पूछेगा, कभी पूछेगा आपको दक्कन शिक्षा सभा किसने स्थापित किया, तो महादेव गोविंद रानाडे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो महादेव गोविंद रानाडे जी के संपर्क में आते हैं और उनके इस सोसाइटी, इस सभा के वो सदस्य बन जाते हैं। और लगभग 20 वर्ष तक इस सभा से वो जुड़े थे और अलग अलग तरीके से इस सभा के माध्यम से उन्होंने जन सेवा किया। जैसे कि वो इस समय जो
जो दक्कन शिक्षा सभा है, शिक्षा शब्द आया है मतलब ये शिक्षा के लिए काफी काम करता रहा होगा। तो वो जो गोखले जी हैं वो शिक्षक के रूप में काम करते हैं, अध्यापक के रूप में। एक कॉलेज स्थापित किया जाता है महादेव गोविंद रानाडे, दक्कन शिक्षा सभा और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन सब के प्रयासों से फर्ग्यूसन कॉलेज, ये आपसे पूछा जा सकता है, फर्ग्यूसन कॉलेज। तो इसकी स्थापना में ना ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी विशेष योगदान माना जाता है, फर्ग्यूसन कॉलेज। अब बाल गंगाधर तिलक वो भी इस समय सक्रिय थे और वो भी महाराष्ट्र से ही आते थे, दोनों ही ब्राह्मण थे। जैसे ये है ना गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी ब्राह्मण थे और तिलक जी भी ब्राह्मण थे, और दोनों का जो काल है, समय है काम करने का, वो एक ही समय था और दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। ध्यान रखेंगे, एक स्कूल का नाम याद रखिएगा, न्यू इंग्लिश स्कूल, ऐसा कुछ स्कूल था जिसमें दोनों का भेंट हुआ था। मतलब कि जो क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों की मुलाकात कहां हुई थी? न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे, वहां पर दोनों की जो है भेंट होती है और दोनों जो है एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। एक और मजे की बात ध्यान रखना, ये जो है ना गणित के प्रोफेसर थे और जो तिलक जी थे वो भी गणित पढ़ाया करते थे, लेकिन दोनों के जो विचार थे वो नहीं मिलते थे, ये बात भी सत्य है। मतलब ये उदारवादी थे तो तिलक जी उग्रवादी थे। दोनों का समय एक ही है, स्थान एक ही है और दोनों का जो रहन सहन है वो भी लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के जो विचार थे, काम करने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे। देखो उस समय में ना बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके विचार अलग अलग थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी को ले लीजिएगा, उनके सामने काफी सारे नेता थे जिनके विचार महात्मा गांधी जी से नहीं मिलते थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो बाबा साहेब अंबेडकर हो, लेकिन ये सब जो हैं महात्मा गांधी जी को सम्मान देते थे और महात्मा गांधी जी भी इनको जो है मतलब इनके विचारों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन व्यक्तियों को पसंद करते थे। विचार भले अलग अलग हों लेकिन व्यक्ति जो है आपस में अच्छे से रहते थे। देखो जो सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी को क्या बोला? राष्ट्रपिता बोला ना, तो ये चीज है। तो तिलक और गोखले जी का संबंध भी कुछ ऐसा ही था, भले विचार नहीं मिलते थे लेकिन दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे। तो फर्ग्यूसन कॉलेज, और वो भी ना तिलक जी भी दक्कन शिक्षा सभा से जुड़े थे, तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में इनका योगदान था। इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पूना सार्वजनिक सभा, उससे भी ये जुड़े हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा की एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था सार्वजनिक, उस पत्रिका के ये संपादक के रूप में भी काम करते थे। ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपसे पूछा जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में कब आए? तो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है बनारस में, कहां? इलाहाबाद में, माफी चाहूंगा, इलाहाबाद में होता है। 1888 का वार्षिक अधिवेशन होता है इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। किसने? जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये पहला मौका था जो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए, जो कि कांग्रेस से जुड़ते हैं, वो जो है 1888 के इस इलाहाबाद अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं और कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। अब जो गोखले जी थे वो फिर कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसके साथ अच्छे से काम करना शुरू कर लेते हैं। आगे चल करके ना इनको कांग्रेस का वो बनाया जाता है जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव जिसको बोला जाता है। 1894 में जॉइंट सेक्रेटरी या फिर हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त सचिव बनाया जाता है। कब? 1894 में संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी अंग्रेजी में, तो ये बनाया जाता है। इसके बाद ये बहुत अच्छे वक्ता थे, ये जब भी वक्तव्य देते, भाषण देते तो लोग जो है मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगते थे। इसके अलावा इनके विषय में ये भी प्रसिद्ध था कि ये ना कड़वी से कड़वी बातें भी इतने मीठे तरीके से बोलते थे कि सामने वाले को जो है
चुभ करके भी नहीं चुभता था। मतलब ये होता है ना, एक मखमल के कपड़े पर चप्पल लपेट के मारना, तो कुछ उस तरह का ये वक्तव्य करते थे। मतलब कड़वी से कड़वी बात भी इस लहजे में बोलते थे कि सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी और साथ में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती थी। मतलब वो समझ जाता था कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन कड़वे चीजों को भी मीठे तरीके से बड़े अच्छे से ये बोल लेते थे। तो बड़े अच्छे वक्तव्य थे। इसी कारण से ना इनको 1897 में, देखिए 1897 में वेल्बी आयोग के समक्ष, किसके समक्ष? वेल्बी आयोग के समक्ष, वेल्बी आयोग, इसके समक्ष जो है साक्ष्य देने के लिए भेजा जाता है इंग्लैंड में। वेल्बी आयोग, आपसे पूछा जा सकता है वेल्बी आयोग 1897। इनके साथ ना दिनसा वाचा को भी भेजा जाता है। जो दिनसा वाचा थे ना, दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों को 1897 में वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है। भाई वेल्बी आयोग क्या था? तो ये ना भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ जांच वगैरह किया था, तो वो उस साक्ष्य रखना चाहते थे कि यहां किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार बोल रही है कि हम ये खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, ये विकास काम कर रहे हैं, भारतीयों के लिए इतना इतना हम लोगों ने किया, तो कितना किया गया है वास्तव में। तो वो चीज बताने के लिए जो है दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले को वेल्बी आयोग के समक्ष 1897 में इंग्लैंड भेजा जाता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे वक्ता थे और कांग्रेस की बात को अच्छे से रख सकेंगे, ये उद्देश्य से इनको भेजा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेल्बी आयोग। इसके बाद देखिएगा इनको ना चूंकि ये वित्त, ये बड़े अच्छे वक्ता थे, इसके अलावा वित्त के मामलों में, जो वित्त होता है, राजस्व होता है, बजट होता है, उन सब मामलों में ये अधिकारपूर्ण बहस कर सकते थे। मतलब कि उसमें जो वित्त का मामला हो, बजट का मामला हो, इसमें काफी अच्छा वो बहस कर सकते थे, काफी अच्छा बोलते थे। इसी कारण से इनको यहां भेजा जाता है और इसी कारण ये वित्त के मामलों में काफी अच्छी पकड़ रखते थे। इसी कारण इनको जो है भारत का ग्लैडस्टोन भी बोला जाता है। भाई ये गणित के प्रोफेसर थे, तो वित्त के मामले में बोलेंगे ये अच्छे से, तो भारत का ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन, ये जो है यूनाइटेड किंगडम के थे, यूके के थे, मतलब ब्रिटेन के थे ग्लैडस्टोन, जो कि काफी उदार नेता थे, वित्त के मामले में अच्छी पकड़ रखते थे। और ग्लैडस्टोन की तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी से की जाती है, इसी कारण इनको जो है भारत का ग्लैडस्टोन बोला जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 1899 में गोपाल कृष्ण गोखले जी को बंबई विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। कब? 1899 में। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, काफी सारी चीजें ना पूछी जाती है और हम क्या करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं उनको ही हम लोग पढ़ के चल देते हैं, लेकिन जो नेतागण हैं हमारे, उनसे संबंधित भी काफी सारी चीजें पूछी जाती है। महात्मा गांधी हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हो गए, अंबेडकर जी हो गए, इनसे संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे दूसरे नेता हैं, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, तिलक जी हो, दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, विनायक दामोदर सावरकर जी हो, या फिर आगे और बहुत सारे नेता आएंगे जिनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो काफी सारे लोगों के बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो 1899 में बंबई विधान परिषद का इनको सदस्य चुना जाता है। कब? 1899 में। बंबई प्रांत से थे ना भाई ये। इसके बाद 1902 में इनको जो है इंपीरियल विधान परिषद, इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। इंपीरियल विधान परिषद का इनको जो है सदस्य चुना जाता है। कब? 1902 में। इसके बाद आगे देखिएगा, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बची हुई है आगे। इसके बाद देखिएगा, याद रखेंगे 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बात भाई काफी बार पूछा गया है। 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905
1905। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। बार बार मेरे मुंह से बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आ रहा है। अगला जो वीडियो होगा वो बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर होगा, जो कि इनके बड़े अच्छे मित्र थे। तो 1905 में बनारस में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। अच्छा, बनारस अधिवेशन में ना जो तिलक जी थे और उनके जो सहयोगी थे वो लोग जो है स्वदेशी आंदोलन और जो बहिष्कार आंदोलन है उसको पारित करवाना चाहते थे। लेकिन यहां पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये थे बड़े पक्के उदारवादी। भले ही सामने इनका मित्र हो, कोई भी हो, ये अपने सिद्धांतों के साथ दगा नहीं कर सकते। तो ये जो है वहां पर पास होने नहीं देते उन प्रस्तावों को। तो ये चीज था। अब देखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जहां पर महात्मा गांधी जी अपने स्तर पर आंदोलन चलाए हुए थे और वहां पर वो उनसे मिलते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। और दोनों का जो संबंध था ना, जो महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, वो अक्सर गोपाल कृष्ण गोखले जी को पत्र लिखा करते थे। कहीं भी वो अटक जाते थे ना किसी भी काम में, उनको लगता कि आगे क्या करना चाहिए, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से अक्सर सलाह मशवरा किया करते थे पत्र के माध्यम से। तो गोपाल कृष्ण गोखले खुद जो है दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं और महात्मा गांधी जी से मिलते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं। 1905 में इन्होंने, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने भारत सेवक समिति नामक एक संस्था गठित की। कब? 1905 में। ये भी काफी बार पूछा गया है। 1905 भारत सेवक समिति, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको बोलेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये काफी बार पूछा गया है कि ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। हिंदी में इसको बोलेंगे भारत सेवक समिति। क्यों बनाया था? तो उस समय के जो युवा थे, भारतीय युवा, उनके मन में भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए, भारत के प्रति एक सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए इस संगठन की, इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं सूरत अधिवेशन की, जो कि सन 1907 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस थे वो दो दलों में बंट गए, गरम दल, नरम दल। और जो गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और इधर जो नरम दल के जो अग्रणी नेता थे उनमें गोपाल कृष्ण जी का नाम सबसे ऊपर था। तो यहां पर जो है ये पूरी तरह से जो है कांग्रेस जो है नरम दल वाले नेताओं का बन जाता है। मतलब कि कांग्रेस में जो है नरम दल वाले नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। देखो, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे ना, इनका मानना यह था कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता बने रहे। देखो, जितने भी उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करते थे, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, उसको बने रहने देना चाहते थे। और ये चीज जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी मानना था। जबकि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका क्या मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंको, हम लोग खुद शासन करेंगे। देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे और दूसरे उदारवादी नेता थे, इनका यह मानना था कि अभी भारतीय सत्ता संभालने लायक नहीं है, प्रशासन या फिर शासन संचालन के लायक नहीं है। अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो क्या होगा? पूरे भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, एक गृह युद्ध का माहौल छिड़ सकता है। इसीलिए अंग्रेजों की सत्ता अभी बने रहे, हम लोग जो हैं अंग्रेजों के संरक्षण में संवैधानिक तरीके से कुछ सुधार करवाएंगे और नौकरियों में हम लोग जो है भारतीयों को अधिक स्थान दिलवाएंगे। जो विधान परिषद है उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक स्थान देते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अधिकांश नौकरियों में भारतीय ही होंगे, विधान परिषदों में ही भारतीय होंगे। तो ये लोग जो भी नियम बनाएंगे भारतीय ही बनाएंगे, ऐसा इन नेताओं का मानना था। और अगर एक तरफ से देखा जाए ना, तो जो उदारवादी नेता थे ये लोग भी
भी गलत नहीं थे। उस समय में अगर हम बात करें तो जो भारतीय थे उनके पास शासन प्रशासन का कोई विशेष अनुभव नहीं था। इसके अलावा जो देसी रियासत थे उनके संबंध में भी कोई ये नहीं था कि अगर उस जमाने में अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते तो क्या आज जैसा भारत है वैसा भारत हमको मिल पाता। हालांकि आज का भारत भी खंडित है, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन हो सकता है कि उस समय अगर भारत स्वतंत्र हो जाता और पाकिस्तान बांग्लादेश न बनता, लेकिन जो छोटे छोटे जो रियासत है कुछ बड़े बड़े भी रियासत थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, त्रावणकोर हो गया, बड़ौदा हो गया, कश्मीर हो गया, काफी सारे बड़े बड़े रियासत भी थे, तो ये लोग जो है खुद को जो है स्वतंत्र कर लेते। तो हो सकता है आज जैसा भारत है वैसा भारत उस जमाने में नहीं मिलता, क्योंकि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल उस जमाने में नहीं थे जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। तो ये मतलब मानते थे उस जमाने में कि भाई अगर अंग्रेज चले गए तो हम क्या करेंगे, कैसे शासन करेंगे, इनका ऐसा मानना था। अच्छा, एक बार ना जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग, जो जिसके ऊपर बम फेंका गया था दिल्ली में, तो लॉर्ड हार्डिंग से एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि अगर अंग्रेज आज के आज भारत छोड़ के चले जाते हैं, भारतीयों को शासन दे देते हैं, तो जब तक अंग्रेज इंग्लैंड पहुंचेंगे ना, उससे पहले भारत के नेताओं का तार इंग्लैंड पहुंच जाएगा कि आप लोग वापस आ जाओ, हमसे जो है नहीं हो पा रहा है। इस तरह से ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला था। आप लोग सोच के देखिएगा ध्यान से, तो इनका जो तर्क है वो भी उतना ज्यादा गलत नहीं है। तो ये चीज था, तो ये ब्रिटिश सत्ता का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया ना, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, तो उसके निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले जी का विशेष योगदान बताया जाता है। और इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से गोपाल कृष्ण गोखले जी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इनकी जो उम्मीदें हैं पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके निर्माण में इनका सहयोग अवश्य था, ध्यान रखना। और ये जब भी विधान परिषद में, जैसे कि ये बंबई विधान परिषद के सदस्य थे, फिर इंपीरियल विधान परिषद के भी ये सदस्य थे, तो वहां जब भी बजट वगैरह, वित्त वगैरह पर बहस होता था, तो ये जो है उसमें काफी अच्छा डिबेट करते थे। इसके अलावा नमक जो कि उस समय काफी महंगा बेचा जाता था और उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था, मतलब महंगा क्या बेचते थे, टैक्स ज्यादा लिया जाता था, इसी कारण से उसको महंगा बेचना व्यापारियों के लिए मजबूरी बन जाता था। तो टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसके लिए इन्होंने जो है बहुत ज्यादा काम किया। इसके अलावा भारत में जो शिक्षा है, ये शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा वो थे, ये चाहते थे कि जो तकनीकी शिक्षा है वो जो है भारत में बहुत ज्यादा बढ़े और भारत का औद्योगिक विकास भी हो, ये चाहते थे। नहीं तो क्या होता था उस जमाने में, अधिकतर लोग जो है तकनीकी शिक्षा से दूर भागते थे। बहुत कम लोग थे जो उस टाइम पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे या फिर मेडिकल की पढ़ाई करते थे। अधिकतर जो है जो इतिहास वाली चीजें हैं, संस्कृति है, वो सब चीजें पढ़ा करते थे, साहित्य वगैरह। ठीक है, वो भी पढ़ना जरूरी है, वो भी हिस्सा है, लेकिन साथ में जो तकनीकी ज्ञान है, चिकित्सकीय ज्ञान है, जो दूसरी चीजें हैं जो समय के साथ आगे हमको बढ़ाएगी, उन चीजों को भी हमको लेके चलना है। तो ये जो है उन चीजों को भी समर्थन करते थे कि ये चीजें भी होनी चाहिए। भाई खुद गणित के टीचर रह चुके हैं तो इनको तो मालूम ही होगा ना कि चीजें कैसे काम करती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 1909 के अधिनियम में भी इनका योगदान था। इसके बाद देखिएगा 1912 से 1915 तक ये भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उस समय जो आईसीएस था ना, इंडियन सिविल सर्विस, तो उसके ये 3 साल अध्यक्ष थे 1912 से 1915 के बीच। इसके बाद 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1915 इनकी डेथ हो जाती है। जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ ना, 1915 में ही महात्मा गांधी भारत आए, तो भारत आकर के उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी से भेंट की। और उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को सलाह दिया कि तुम जो है भारत में कुछ भी करने से पहले भारत को देखो, भारत को जानो। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे, जैसे ही वो जवान हुए, उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए कहां भेज दिया, विदेश भेज दिया, और पढ़ लिख करके आए, फिर उसके बाद चले गए विदेश, अफ्रीका चले गए। तो उन्होंने भारत को जाना कहां से है, देखा कहां से है। तो इसीलिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिया कि भाई तुम यहां काम करना चाहते हो, पहले तुम जो है पूरे भारत को देखो। और कैसे देखोगे, रेल से यात्रा करो, 3रे दर्जे के डब्बे में,
तो महात्मा गांधी जी जो हैं इनके सलाह पर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम वो शुरू करते हैं। तो ये थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पक्के उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश सत्ता के प्रबल समर्थक थे। ध्यान रखना, अगले वाले वीडियो में हम लोग बाल गंगाधर तिलक उनके विषय में जानेंगे, जो कि इन्हीं के समकालीन थे और दोनों का जो कार्यक्षेत्र था, दोनों का जो क्षेत्र था वो लगभग एक ही स्थान पर था। तो दोनों के विचारों में टकराव होता था, लेकिन आपस में ठीक ठाक रिलेशन था दोनों में। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।